नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आज हम डिस्कस करेंगे जो संसद है उसके जो सत्र होते हैं, उसकी जो बैठकें होती हैं या उन सदन को कैसे हम विघटित करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था राज्यसभा, लोकसभा और इन दोनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, उनकी शक्तियों और उनके अधिकारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। जैसे जैसे आगे की क्लास हम करेंगे वैसे संसद की जो भी कार्य प्रणाली है, ठीक है, कैसे वहाँ पर बिल पेश किए जाते हैं, कैसे वहाँ पर प्रश्नोत्तर होते हैं, उन सब के बारे में आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज देखते हैं सत्र, बैठक और विघटन के बारे में। सत्र क्या होता है? सत्र जानने से पहले एक आर्टिकल 85 होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 85 कहता है सत्र आहूत करना, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन। ये तीनों काम कौन करता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति करता है। और आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। ये हमेशा मंत्री जो परिषद होती है उसकी सलाह से काम करता है। तो सत्र आहूत करना, सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब सत्र की समाप्ति करना और विघटन करना, ठीक है, पूरे सदन का विघटन करना। बात कर रहे थे सत्र की। सत्र क्या होता है? सत्र एक समयावधि होती है। क्या होती है? समयावधि होती है, जिस समय में जो सांसद होते हैं या संसद सदस्य होते हैं वो विधि बनाने का कार्य करते हैं। तो सत्र एक समयावधि है, एक समयावधि जिसमें संसद सदस्य विधि बनाने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो एक समयावधि होती है, इसी समयावधि के अंतर्गत, ठीक है, जो भी विधि बनाने के कार्य होंगे, ठीक है, जो भी डिस्कशन होगा वो सारे काम यहाँ पर निपटाए जाएंगे। अब एक मान लीजिए एक सत्र ये है और कोई दूसरा सत्र ये है, तो इन दोनों सत्रों के बीच अधिकतम जो गैप होगा वो केवल और केवल 6 महीने का हो सकता है। 6 माह, 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है इन दोनों सत्रों के बीच में। कहने का मतलब है कि अगर कोई सत्र एक चल रहा है, ठीक है, अब अगला सत्र जब चलने वाला होगा या अगला सत्र आएगा तो इन दोनों सत्रों के मध्य 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि साल में कहीं ना कहीं 2 सत्र अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, साल में 2 सत्र अवश्य होंगे। ये इसका मोटो है, कहीं ना कहीं 2 सत्रों को करना अनिवार्य होगा। ये तो एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में हमारा यहाँ 6 महीने का अंतर होता है, ठीक है, और ऐसे साल में 2 सत्र अवश्य होंगे। अब मान लीजिए सत्र चल रहा था, कोई सत्र चल रहा था, ठीक है, और उसमें विधि बनी, कुछ डिस्कस हुआ और उसके बाद उसकी समाप्ति हो गई, ठीक, समाप्त हो गया। अब जो है संसद सत्र में नहीं है, संसद सत्र में नहीं है, संसद सत्र में क्या है? नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर ज़रूरत पड़ जाए किसी विधि बनाने की, किसी डिस्कशन की, ठीक है, तो क्या करेंगे? चुनौती होगी, बिना संसद की सत्र के विधि बनाई भी नहीं जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महोदय को एक अधिकार दिया गया है, उसको हम बोलते हैं अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश
तो देखते हैं क्या है अध्यादेश। अध्यादेश अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। ये दिया है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अब मान लीजिए संसद के दोनों सदन जो है, ठीक है, वो सत्र में है ही नहीं। दोनों क्या किसी एक सदन के सत्र में होने से भी काम नहीं चलेगा जब तक दोनों सदन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पूरी संसद को ही सदस्य सत्र में होना चाहिए। अब संसद सत्र में नहीं है, ऐसी स्थिति में विधि बनाना है तो क्या होगा? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेगा और उस अध्यादेश के तहत, ठीक है, जो भी विधि बनानी होगी उसको बना देगा और वह विधि अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम बन जाएगा। यह जो अधिनियम है इसकी जो पावर है बिल्कुल हूबहू जो संसद बना रही थी उसी की तरह होगी। और ये अध्यादेश जो भी जारी करेगा राष्ट्रपति, ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही जारी करेगा। ये चीज़ नोट करिएगा। क्यों? राष्ट्रपति कुछ भी अपनी मर्जी से काम नहीं करता। हाँ, तो इस अध्यादेश की जो पावर होगी, जो शक्तियाँ होंगी, बिल्कुल उसी विधि, उसी कानून की तरह होंगी जैसे संसद बनाती थी, ठीक है। तो फिर क्या अंतर रह गया इस अध्यादेश और उस अधिनियम में? अंतर यही रह गया कि जब तक सत्र में नहीं है तब तक तो इसकी पावर उसी तरह रहेंगी। संसद सत्र में आते ही, संसद के सत्र में आते ही, सत्र में आते ही 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर क्या करना होगा? इस अध्यादेश को संसद की अनुमति या अनुमोदन, संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। अब देखिए, अध्यादेश जारी कर दिया, ठीक है। ये तब तक अध्यादेश रहेगा जब तक संसद सत्र में नहीं है। संसद के सत्र में आते ही 6 सप्ताह का समय दिया गया हुआ। 6 सप्ताह के भीतर क्या करना होगा? उस अध्यादेश को संसद के दोनों पटलों पर रखना होगा और दोनों पटलों पर क्या उसको बारी बारी से पास कराना होगा। अगर ये अध्यादेश पास हो गया दोनों सदनों से, तब तो ये एज अ अधिनियम बन जाएगा, एज अ विधि बन जाएगी। और अगर मान लीजिए पास नहीं हो पाया तो यहीं से इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो संसद के सत्र में आने के बाद इसको संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अध्यादेश जो होता है, अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा कितनी होगी? तो अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? अधिकतम सीमा होगी 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह 6 सप्ताह कैसे? देखिए, एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने का गैप हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक सत्र के बाद जैसे सत्र समाप्त हुआ वैसे अध्यादेश जारी कर दिया गया और अगला सत्र 6 महीने के बाद स्टार्ट हुआ, तो ये 6 माह तो ये हो गया, ठीक। और सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक का और टाइम मिलता है, इस अध्यादेश को 6 सप्ताह तक का और टाइम मिलता है। तो कहने का मतलब जो अध्यादेश हो गया उसकी अधिकतम आयु, अधिकतम समय सीमा कितनी हो गई? 6 महीने 6 सप्ताह। अब बात करते हैं भारत में जो संसद है उसमें कितने प्रकार के सत्र होते हैं। तो सत्रों के प्रकार देख लेते हैं। सत्र, पहला हमारा होता है बजट सत्र। दूसरा होता है हमारा मानसून सत्र और तीसरा होता है हमारा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है इसमें बजट से संबंधित जितनी भी डिस्कशन होते हैं वो किए जाते हैं,
ठीक है, कितनी प्राप्तियां हैं, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। फरवरी से लेकर मई तक चलता है, फरवरी से लेकर मई तक चलता है ये, ठीक है। अगला है मानसून सत्र। मानसून सत्र इसी प्रकार से अगर कोई विधि बनानी है या कुछ है तो इसमें हम बनाते हैं। ये जुलाई से सितंबर चलता है, जुलाई से सितंबर। और शीतकालीन सत्र जो कि जाड़ों में होता है, ये नवंबर दिसंबर में रखा जाता है, नवंबर दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर में रखा जाता है। तो ये हमारे 3 सत्र होते हैं। अब हर सत्र में बहुत सारी बैठकें होती हैं। ऐसा नहीं कि बजट सत्र शुरू हुआ तो जब तक बजट का सारा काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक बजट सत्र चलता ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी बैठकें होंगी, ठीक है। जैसे फरवरी से लेकर मई तक है, हाँ, तो इसमें बहुत सारी बैठकें होंगी। बैठकें कैसे होंगी? मान लीजिए सुबह 11 बजे से शुरू हुआ तो 1 बजे तक चला, उसके बाद लंच हो गया, ठीक है। तो जो लंच हो गया, लंच तक एक बैठक मानी जाएगी, उसके बाद जो लंच के बाद शाम 6 बजे तक जो चलेगा उसको वो एक बैठक मानी जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी बैठकों में ये पूरा बजट हम बांट लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं एक चीज़, सत्रावसान क्या होता है। ये सत्र आहूत करने का मतलब होता है सत्र को बुलाना, ठीक है। तो ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ये कभी भी बुला सकता है ना। और सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति, सत्रावसान, सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति। अब सत्र की समाप्ति कैसे होगी ये देख लेते हैं। मान लीजिए बजट सत्र चल रहा था, ठीक है, सत्र के सारे काम खत्म हो गए। काम खत्म जब हो जाएंगे तो जो पीठासीन होगा, पीठासीन, अब पीठासीन इसमें कौन है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होता है और राज्यसभा में सभापति जो उपराष्ट्रपति रखे जाते हैं। पीठासीन क्या करेगा? अनिश्चितकालीन, अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, जो सदन है उसको, सदन को स्थगित कर देगा, स्थगित कर देगा, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए सदन को क्या कर देगा? स्थगित कर देगा। अच्छा, स्थगन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थगन का मतलब होता है जैसे एक बैठक हुई तो कुछ समय के लिए बैठक को रोक दिया गया, ठीक है। तो वो जो कुछ समय के लिए रोका गया है बैठक को, वही क्या है? स्थगन है, ठीक है। और ये स्थगन करने का काम कौन करता है? पीठासीन करता है। लोकसभा में लोकसभा का जो अध्यक्ष है जिसको हम स्पीकर बोलते हैं वो करता है, और राज्यसभा में जो सभापति होता है वो करता है। तो यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए सदन को क्या कर देगा? स्थगित कर देगा। अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करने का मतलब है कि अब आगे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करी गई है कि कब अब अगली बैठक होगी, ठीक है। जब अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर सत्र का स्थगन हो जाता है तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक अधिसूचना जारी करते हैं। राष्ट्रपति एक क्या करते हैं? अधिसूचना जारी करते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं। राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करते हैं कि भाई अब यहाँ इस सत्र से संबंधित सारे काम निपट गए हैं, अब इस सत्र का क्या कर रहे हैं? सत्र को समाप्त कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं सत्रावसान करना। तो यहाँ पर सत्र समाप्त हो जाता है। एक बात और दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पर जो सत्र है, ठीक है, सत्र राष्ट्रपति समय से पहले भी उसको समाप्त कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति समय से पहले भी इसको सत्रावसान कर सकता है, ठीक। तो ये तो रही बात हमारे सत्रावसान की। अब हम थोड़ा बैठकों के बारे में जान लेते हैं। बैठक, बैठक, बैठक मतलब एक सत्र में बहुत सारी बैठकें होती हैं, ठीक है। जैसे सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। इसमें तमाम सारे काम निपटाए जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्थगन हो जाएगा,
लगातार तो नहीं सत्र चल सकता है भाई, मनुष्य हैं, थकते हैं, भूख लगती है, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पर 11 बजे से 1 बजे तक होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, स्थगन हो जाता है। उसके बाद 2 बजे से शाम को 6 बजे तक फिर स्थगन हो जाता है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर अगली बैठक अगले दिन होती है, ठीक है। तो ये, और इससे पहले यहाँ पर लंच का समय दिया जाता है, लंच रहता है, ठीक है। दोपहर का लंच खाना खाते हैं लोग, उसके बाद 2 से 6 बजे तक यहाँ पर फिर से यहाँ पर बैठक होती है। तो देखिए बैठकें सत्र में बहुत सारी होती हैं, है ना, और हर एक बैठक में, ठीक है, हर एक बैठक के बाद स्थगन होता है, और स्थगन का काम कौन करता है, पीठासीन करता है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए किसी साधारण विधेयक पर, किसी साधारण विधेयक पर, किसी साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक का मतलब होता है कि वह विधेयक कोई धन विधेयक नहीं है, ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक नहीं है। तो इस तरह के विधेयक जो होते हैं हमको साधारण विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में, क्या है, गतिरोध होने की स्थिति में, अगर मान लीजिए साधारण विधेयक में कोई गतिरोध हो रहा है तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा, संयुक्त बैठक क्या करेगा, बुलाएगा, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा, दोनों की, लोकसभा की और राज्यसभा की, दोनों की क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। तो अब इस संयुक्त बैठक में ही इसको आर्टिकल 108 में डिफाइन किया गया है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में भी जो भी गतिरोध है उसको यहाँ पर दूर किया जाएगा। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा और वहाँ पर क्या करेगा, जो भी गतिरोध है उसको दूर किया जाएगा संयुक्त बैठक में। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अब ये गतिरोध कैसे होगा, मान लीजिए एक जो सदन है, ठीक है, वो तो पारित कर दे और दूसरा जो सदन है वो उस विधेयक को पारित करने से मना कर दे, ठीक है। एक तो एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन जो है उस विधेयक को चुपचाप रख ले, कोई प्रतिक्रिया ही ना दे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। और तीसरी एक कंडीशन और बनती है, उसमें है कि जैसे जो हमारा दूसरा सदन है, ठीक है, वह संशोधन मानने से क्या कर दे, मना कर दे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा उस गतिरोध को दूर करने के लिए। संयुक्त बैठक में क्या होता है कि भाई दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद एक साथ बैठते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वोटिंग होती है, जिसके पक्ष में ज़्यादा होते हैं फिर वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर पास कर दिया जाता है बिल। तो अलग अलग पास कराना थोड़ा मुश्किल होता है और एक साथ बैठ के पास कराना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेता है। और ये संविधान में 108 के तहत निर्धारित भी किया गया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता भी है संयुक्त बैठक, ठीक है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 108 में है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहाँ पर देखिएगा, अध्यक्षता लोकसभा का क्या है, अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति है, सभापति, ये करेगा, और उपसभापति भी नहीं है तो अपने आपस में ही निर्धारित कर, ठीक है, एक सदस्य को वहाँ पर अध्यक्षता करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सभापति होता है वह कभी भी अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारे संयुक्त बैठक की। अब ये जो संयुक्त बैठक है कब नहीं बुलाई जा सकती है, कब नहीं बुलाई जा सकती है, तो हमने बताया था कि धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में, और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में।
ठीक है, दो कंडीशन अगर हैं तो वहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। पहला तो धन विधेयक है, अगर तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई सकती। धन विधेयक को अलग अलग सदन में ही पास कराना अनिवार्य है। और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। अगर ऐसा कोई विधेयक है जो संविधान संशोधन के लिए रखा गया है, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है उसके लिए रखा गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको दोनों सदनों से अलग अलग पास कराना अनिवार्य होगा। उसको एक साथ बैठक में बुलाकर पास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे बैठक की और संयुक्त बैठक की। अब हम बात करते हैं स्थगन की। स्थगन स्थगन अभी डिस्कस किया था। स्थगन क्या होता है? स्थगन मतलब बैठक को कुछ समय के लिए क्या करना है? स्थगित कर देना है और अगली बैठक के लिए इंतजार करना होता है। ठीक है, यहाँ पर सत्र समाप्त नहीं होता है, सत्र चलता रहता है। बस स्थगन किस कारण होगा? भाई देखिए, मानव है, ठीक है, उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, है ना, और लगातार हम काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कुछ समय के लिए, तो ये स्थगन कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ समय, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है और कुछ दिन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए भी स्थगन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई शोक सभा हो गई या कुछ विशेष ऐसा कार्य होगा जिसके तहत वहाँ पर संसद को स्थगित करना है। ठीक है, वहाँ पर या जैसे लिख दीजिए शोक सभा हो गई, ठीक है, या कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूर्ण ना होने पर, ठीक है, इन सब कारण से, ठीक है, एक या ज़्यादा दिन के लिए भी वहाँ पर स्थगित करी जा सकती है। कोरम का मतलब भी बताएंगे हम, कोरम क्या होता है। अभी हाँ इतना समझ लीजिए कि कोरम पूर्ण ना होने पर भी स्थगन हो सकता है। कि कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ मिनट के लिए हो सकता है, कुछ घंटे के लिए हो सकता है। स्थगन दो प्रकार का होता है, एक साधारण और एक होता है अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन, इसको हम साइन डाई भी बोलते हैं, साइन डाई। देखिए, अनिश्चित काल के लिए क्या मतलब होता है कि स्थगन का अब समय निर्धारित नहीं है। जो पीठासीन है वो उसका समय निर्धारित नहीं करेगा कि अगली जो बैठक है वो कब होगी, समय निर्धारित नहीं है। जब होनी होगी तब वो बाद में इन्फॉर्म करी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो साधारण स्थगन होता है उसमें समय क्या होता है? निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है। समय निर्धारित होता है कि भाई 1 बजे समाप्त होगी तो अगली बैठक के कब से होगी? 2 बजे से होगी। ठीक है, या अगली बैठक इस फलानी डेट में होगी, स्टार्ट होगी, या 2-4 घंटे के बाद होगी। तो इस तरह से वहाँ पर समय निर्धारित होता है। लेकिन अनिश्चितकालीन जो साइन डाई होती है वहाँ पर क्या कहते हैं, बैठक का जो समय होता है, अगली बैठक का समय होता है, वो निर्धारित नहीं होता है। तो ये तो रही बात छोटी सी स्थगन की। अब बात करते हैं विघटन की। विघटन, विघटन, विघटन किसका होगा? सदन का विघटन होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा क्या है? ये एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, और इसका विघटन क्या होगा? नहीं होगा, विघटन नहीं होगा। ठीक है, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्थायी सदन है। जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इसको डिस्कस किया था। तो अब राज्यसभा की तो बात समाप्त ही हो गई है, क्योंकि उसका विघटन होगा ही नहीं जब हम विघटन पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की, लोकसभा की हम विघटन की बात करते हैं। लोकसभा कब विघटित हो सकती है? 2 तरीके से हो सकती है, या तो स्वतः विघटित हो जाए, स्वतः विघटन होता है,
और दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि समय से पूर्व विघटन, समय से पूर्व विघटन हो जाए। ठीक है, स्वतः विघटन क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो कितने दिन का होता है? 5 साल के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। तो जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, लोकसभा अपने आप से क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। तो स्वतः विघटन में क्या होता है कि 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया, अब वो लोकसभा पहले ही विघटित हो जाएगी। कार्यकाल से पहले कब विघटित होगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कार्यकाल से पहले का विघटन, तो इसमें 2 तरीके से हो सकती है। मंत्रिपरिषद की सलाह से, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर देखिए, अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ऐसी सलाह दे दे कि तत्काल प्रभाव से लोकसभा को विघटित करना है, तो वह लोकसभा का विघटन हो सकता है। लेकिन जो सत्ता में है, ठीक है, जिसकी सरकार है, वो क्यों ही मंत्रिपरिषद वो राष्ट्रपति को सलाह ऐसी देगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव को जल्दी कराने के चक्कर में, ठीक है, ऐसी सलाह दी जाती है। तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले वहाँ पर ऐसी सलाह देकर लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। अगली कंडीशन आती है कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा में उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगी? लोकसभा हमारी तब तक विघटित नहीं होगी। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो वहाँ पर गवर्नमेंट तो गिर जाएगी। ठीक है, जिसका जो सत्ता दल था वो उसकी सत्ता छिन जाएगी वहाँ से। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति आती है। राष्ट्रपति का काम क्या होगा कि अन्य जो दल हैं, ठीक है, उनको आमंत्रित करेगा, अन्य दलों को आमंत्रित करेगा कि भाई आइए, अब आप सरकार बनाने की कोशिश करिए। अगर वो गठजोड़ करके, ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर सरकार बना लेते हैं, तब वो आगे कंटिन्यू रहेगा उतना कार्यकाल। जैसे 5 साल कार्यकाल था, 5 वर्ष का कार्यकाल था, ठीक है, यहाँ पर 3 साल हो चुके थे, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अगले दल को बताएगा कि भाई आप आइए, सरकार बनाइए। अगर उस दल ने सरकार बना ली तो आगे के जो 2 वर्ष बचे हैं, वह अब 2 वर्ष तक वहाँ पर उसकी सरकार बनी रहेगी। ठीक, अगर अन्यथा की स्थिति में कोई भी दल अगर सरकार नहीं बना पाया, तो राष्ट्रपति वहाँ पर अगले चुनाव कराने की घोषणा कर देंगे और इस लोकसभा को पूरी तरह से क्या कर देंगे? विघटित कर देंगे। तो यहाँ पर लोकसभा का विघटन हो सकता है, ठीक है, समय से पूर्व ही। तो यहाँ पर कोई भी सरकार अगर नहीं बना पाई तो वहाँ पर विघटित हो जाएगा। अब जब लोकसभा विघटित हो रही है, ठीक है, तो इसके क्या प्रभाव होंगे? जो भी काम हो रहे थे लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? जो विधेयक हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देख लेते हैं इस पर प्रभाव। तो जो विघटन होगा उसके कुछ प्रभाव होंगे। तो विघटन के प्रभाव, क्या प्रभाव होंगे विघटन के? ठीक है, तो विघटन से कुछ जो विधेयक होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और कुछ विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होंगे। तो विधेयक जो समाप्त हो जाएंगे, विधेयक जो समाप्त हो जाएंगे, समाप्त, कौन से विधेयक समाप्त हो जाएंगे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला है ऐसे विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन है। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक, लोकसभा में विचाराधीन। लोकसभा में विचाराधीन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो जो लोकसभा में रखे गए हैं, लोकसभा में
रखे गए, और दूसरा है राज्यसभा से आए, राज्यसभा से आए विधेयक, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसे विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन थे, ठीक है, अब वो राज्यसभा तक नहीं पहुंचे हैं, लोकसभा में ही थे और लोकसभा विघटित हो गई तो क्या हो गया, वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे विधेयक जो लोकसभा में रखे गए थे, ठीक है, जो करंटली लोकसभा में चल रहे थे, और दूसरा वो भी समाप्त हो जाएंगे जो राज्यसभा से आए थे लोकसभा में पास होने के लिए, वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर अगला है लोकसभा में पारित, लोकसभा में पारित तथा राज्यसभा में विचाराधीन, राज्यसभा में विचाराधीन, वे विधेयक भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जो लोकसभा में तो पारित हो गए हैं, ठीक है, और लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा ज़्यादा है, राज्यसभा में विचाराधीन है, अभी राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है, ठीक है। अगर राज्यसभा में पारित हो जाता तो ये बचा रह जाता, लेकिन अभी राज्यसभा में क्या है, विचाराधीन ही है, और तब तक ही लोकसभा हमारी विघटित हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जो विधेयक होगा वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे विधेयक जो समाप्त नहीं होंगे, ऐसे विधेयक जो समाप्त नहीं होंगे, जो विधेयक जो समाप्त नहीं होंगे। कौन कौन से विधेयक जो समाप्त नहीं होंगे? पहला है राज्यसभा में रखे गए, राज्यसभा में रखे गए तथा राज्यसभा में ही क्या है, विचाराधीन है। ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में रखे गए हैं और राज्यसभा में ही अभी उस पर चर्चा चल रही है, तो लोकसभा तक तो पहुंचा ही नहीं, लोकसभा तक उसका कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ है, तो लोकसभा के विघटन पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये विधेयक वहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा है विघटन से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा, विघटन से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, बुला ली गई हो किसी विधेयक पर चर्चा कराने के लिए, ठीक है, विघटन से पूर्व राष्ट्रपति ने उस पर संयुक्त बैठक बुला ली हो, तो ऐसा विधेयक भी क्या होगा, वो समाप्त नहीं होगा। तीसरा है कि दोनों सदनों से पारित, दोनों सदनों से पारित। अब यहाँ पर देखिए दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के पास क्या है, विचाराधीन हो, ठीक है, दोनों सदन पर। अब देखिए होता क्या है कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कोई विधेयक रखा गया पटल पर, ठीक है, तो सबसे पहले ये लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, वहाँ पास होगा, फिर राज्यसभा या लोकसभा यहाँ पास होगा, दोनों में से कहीं भी वो ये रखा जा सकता है, और ठीक है स्टार्ट कहीं से हो जाता है। इसके बाद कहाँ जाता है, ये पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति की मंजूरी जब मिल जाती है, ठीक है, मंजूर कर देता है, तो ये हमारा अधिनियम बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये अधिनियम बन जाता है। तो अगर दोनों सदनों से पास हो गया है, लोकसभा से भी पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो गया है, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास अभी मंजूरी के लिए रखा है, तो ऐसी कंडीशन में भी लोकसभा के विघटन पर वह जो विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा। अगला है राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु,
पुनर्विचार हेतु भेजा गया विधेयक। अगर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु कोई विधेयक भेजा गया है तो वह विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से विघटन के ये प्रभाव हो गए। ठीक है, इसी में एक बात आती थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोरम क्या होता है देख लेते हैं। कोरम, कोरम इसको हम गणपूर्ति भी बोलते हैं, गणपूर्ति भी बोलते हैं। कोरम का मतलब होता है जिससे कुल सदस्य हैं, ठीक है, कुल सदस्यों का 1/10, ठीक है, या 10वां भाग, 10वां भाग, ये कोरम होता है। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में कितने होते हैं, 545, ठीक है, इसका 10वां भाग क्या हो जाएगा, 54.5। अभी देखिए अगली लोकसभा जो होगी तो उसमें 2 आंग्ल इंडियन को हटा दिया जाएगा तो 543 ही बचेंगे, है ना। तो यहाँ पर 10वां भाग क्या हो जाएगा, 54.3, मतलब 55 लोग, 55 लोग होना अनिवार्य है। इसी तरह राज्यसभा में क्या है, 245 हैं, ठीक है, तो करीब 25 लोग, है ना, ये होना अनिवार्य है। बैठक में अगर ये कोरम पूरा नहीं है तो जो पीठासीन है वह बैठक को स्थगित कर सकता है। तो जो कोरम है वो पूरा होना चाहिए। कोरम से कम लोग हैं वहाँ पर बैठक नहीं हो सकती है, ठीक है, कोई काम भी नहीं हो सकता है, तो कोरम होना जरूरी है। तो बस इतना याद रखेंगे कि कोरम क्या है, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, 10वां भाग है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो संसद है, संसद की भाषा क्या होगी। तो संसद की जो भाषा होती है वो हिंदी और अंग्रेजी होती है। संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होती है। यहाँ पर संसद दोनों भाषाओं में काम करता है, हिंदी और अंग्रेजी में। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा सदस्य है जो अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो वहाँ पर पीठासीन से क्या कहते हैं, अनुमति लेकर वह अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है, और उसके लिए वहाँ पर ट्रांसलेटर भी रखे जाते हैं। तो ये तो रही बात संसद की भाषा के बारे में। और एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी देख लेते हैं। व्हिप क्या होता है, व्हिप, व्हिप इसको हम सचेतक भी बोलते हैं, सचेतक। व्हिप क्या होता है, ये क्या करता है, पार्टी में अनुशासन, पार्टी में अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। जो व्हिप होता है वो पार्टी में अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, व्हिप जो कहेगा पार्टी के मेंबर वही करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं वोटिंग डालनी है तो व्हिप, ठीक है, जारी करा जाएगा और उसके अनुसार ही क्या करेंगे, सारे सदस्य वोटिंग करेंगे। व्हिप के अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो माना जाएगा कि ये पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके विरुद्ध दल बदल वाला कानून लगाया जाएगा, ठीक है, और उसको पार्टी से या उसकी सदस्यता को वहाँ पर निर्धारित किया जा सकता है। तो ये तो रही बात व्हिप की। तो आज हमने डिस्कस किया सत्र, बैठक और विघटन के बारे में, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम संसद की जो भी अब गतिविधियाँ होंगी, कैसे संसद में काम होते हैं, उसके बाद संसदीय समितियाँ होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारी आपको जानकारियाँ नहीं मिली होंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए लगातार हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स से, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।